सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी अपोथियोसिस का एपिसोड नंबर 4। इसके पहले वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लियोजिंग और डायना ने मिलकर पर्गेटरी माउंटेन का लोकेशन ढूंढ निकाला। लेकिन जैसे लियोजिंग वहाँ पर गया, उसका सामना लियोफेंग और यानमेई से हो गया। लियोजिंग ने लियोफेंग को बुरी तरह से पीट दिया, मगर यानमेई लियोजिंग पर भारी पड़ गया था। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी लिंगियान ने उसे बचा लिया, जिसके बाद फाइनली लियोजिंग अपनी बहन से मिला। लेकिन लिंगियान ने वहाँ की आरी ब्रेक करने की वजह से डीमन किंग का डॉपलगैंगर वहाँ पर पहुँच गया और उसने सेक लीडर जिंगशियान के साथ फाइट करना शुरू कर दी। अब आगे तो हम देखते कि लिंगियान लियोजिंग को लेकर ड्रिजल पिग वापस जा रही थी। तभी वो देखते कि डीमन किंग एल्डर के साथ फाइट कर रहा है। लियोजिंग उससे पूछ रहा था कि मास्टर यहाँ पर क्या चल रहा है, जिस पर लिंगियान कहती है कि हम इस फाइट में इंटरफेयर नहीं कर सकते, इसलिए हमने पिग में वापस जाना चाहिए। और तभी वहाँ पर हम डायना को देखते हैं। वो बहुत गुस्से में थी और कह रही थी कि ज़ीफांग, आज मैं तुझे खत्म कर दूंगी। इनफैक्ट लियोजिंग ने भी उसे देख लिया था, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाता है। इधर हेवनली सोर्ड ज़ीफांग पर कई सारी छोटी सोर्ड से हमला कर रही थी, मगर ज़ीफांग अपने सामने तुरंत एक शील्ड फॉर्मेशन बनाकर उन सारे अटैक्स को डिफेंड कर रहा था। इसलिए हेवनली सोर्ड खुद ही जाकर उस फॉर्मेशन को पियर्स करना शुरू कर देती है। तभी एल्डर जिंगशियान उस सोर्ड में और पावर्स डाल देते हैं ताकि ज़ीफांग का फॉर्मेशन ब्रेक हो जाए। लेकिन तभी ज़ीफांग ने अपनी पावर्स का यूज करके उस हेवनली सोर्ड के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उस सोर्ड के टूटने की वजह से जिंगशियान भी अब काफी कमजोर पड़ गए थे। अब डीमन किंग ज़ीफांग एल्डर पर हमला कर देता है, मगर तभी डायना उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करती है। ज़ीफांग डायना को निंग्यूडी कह के पुकार रहा था। वो कहता है कि मुझे लगा था कि तुम मर चुकी हो, मगर तुम तो जिंदा हो। खैर कोई बात नहीं, इस बार मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और तभी डायना सोचती है कि ये तो ओरिजिनल ज़ीफांग ही नहीं है, ये उसका डॉपलगैंगर है। फिर भी इतना ज्यादा पावरफुल है तो रियल ज़ीफांग कितना स्ट्रॉन्ग होगा, इसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तब तक ज़ीफांग ने बहुत बड़ा टॉर्नेडो क्रिएट करके यान को उठा लिया, लेकिन एल्डर उसे चेन से पकड़ लेते हैं ताकि वो ज़ीफांग के कब्जे में न जा पाए। इधर डायना बहुत बड़ा आइस बॉल बनाकर ज़ीफांग पर हमला कर देती है। उसके ऐसे करते ही वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे अब ज़ीफांग बहुत भड़क चुका था। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें मेरे प्लान्स को बिगाड़ने नहीं दूंगा, जिसके बाद वो डायना पर हमला कर देता है। मगर डायना तुरंत ही बटरफ्लाइज की मदद से खुद को बचाने लगती है, जिसके बाद वो भी अपने आइस क्रिस्टल से ज़ीफांग पर हमला करती है और उसके इसी अटैक से वो कमजोर पड़ रहा था। वो कहता है कि शायद मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया, तुम तो बहुत पावरफुल निकली। जिसके बाद वो अपनी पावरफुल टेक्निक डार्क टाइड्स का यूज करते हुए उस पर अटैक करता है। लेकिन डायना भी कुछ कम नहीं थी, वो अपनी जेड शटरिंग स्नो को एक्टिवेट करते हुए मिस्टी का एक ब्रेक से ज़ीफांग पर काउंटर अटैक कर देती है। अब फाइनली ज़ीफांग अपनी स्पिरिट फॉर्म में आ चुका था, तो डायना भी तुरंत ही अपनी स्पिरिट फॉर्म को समन कर लेती है। वो दोनों भी बहुत विशाल बन चुके थे। अब ये लोग एक दूसरे को हिट करने लगते हैं। तभी डायना बड़ी चालाकी से स्नो डैगर को क्रिएट करके ज़ीफांग में घुसा देती है, जिससे ज़ीफांग का स्पिरिट फॉर्म डिस्ट्रॉय हो जाता है और साथ ही डायना का भी स्पिरिट फॉर्म ब्रेक होकर रियल वाली डायना नीचे गिरने लगती है। मगर तभी स्पिरिचुअल बर्ड डायना को अपनी पीठ पर कैरी करते हुए एल्डर के पास ले आता है। वो बेहोश हो चुकी थी। अब अगले सीन में हम सेक्ट हेड जिंगशियान को देखते हैं, जो फेट पवेलियन में गए थे। तभी वहाँ पर एक लेडी की स्पिरिट फॉर्म आ जाती है। वो कहती कि लियोयान के पास एक्सट्रीम इन कॉन्स्टिट्यूशन है, जब वो डिवाइन पिल स्टेज में पहुँच जाएगी तब वो एक्सट्रीम इन डिवाइन पिल को रिफाइन कर सकेगी, जिससे उसकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फिलहाल तो ज़ीफांग के डॉपलगैंगर ने हमारे सेक्ट पर हमला किया। इसका मतलब ये है कि ज़ीफांग अभी भी पूरी तरह से हील नहीं हुआ। अगर वो ठीक होता तो खुद ही लियोयान को लेने के लिए आ जाता। जिस पर जिंगशियान कहते हैं कि अगर ज़ीफांग का डॉपलगैंगर इतना पावरफुल था तो खुद कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जिस पर वो लेडी कहती है कि जल्दी डीमन हम पर हमला करेंगे, तो तुम दूसरे सेक्ट को इकट्ठा करो और जंग की तैयारी करना शुरू कर दो। अब अगले सीन में हम लियोजिंग को देखते हैं, जो होश में आ चुका था। तभी उसका दोस्त मूचिन उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, अब कैसा फील हो रहा है? तो लियोजिंग कहता है कि शायद मेरी सारी इंजरीज हील हो चुकी है। मास्टर लिंगियान ने मुझे जो मेडिसिन खिलाई थी वो वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग थी। जिस पर मूचिन कहते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो, जब तुम बेहोश थी तब मास्टर यहाँ आया करती थी। मास्टर लिंगियान ने आज तक इतनी दिलचस्पी किसी डिसाइपल में नहीं ली थी जितनी वो तुम में ले रही है। मेरे हिसाब से वो तुम्हें पसंद करती है। अब जैसे मूचिन पीछे मुड़कर देखता है, लियोजिंग वहाँ से गायब था। इधर लियोजिंग लिंगियान के पास आ गया था। वो उसे समझाती है कि सबकी अपनी अपनी किस्मत और अतीत होता है, जैसे कि डायना, उसकी भी एक मिस्ट्री है और साथ ही तुम्हारी बहन लियोयान भी, उसकी भी कई राज है जो तुम्हें पता नहीं। अब ये सुनकर लियोजिंग काफी हैरान हो जाता है। लिंगियान बताती है कि जब तुम्हारी बहन 16 साल की हुई तभी उसे पता चला कि उसके पास एक्सट्रीम इन कॉन्स्टिट्यूशन है और तभी से डीमंस ने हमारे सेक्ट पर हमला करना शुरू कर दिया। बाद में हमें पता चला कि डीमंस को एक्सट्रीम इन कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए
है जिस वजह से वो हमारे सेक्ट पर हमला कर रहे हैं। डीमंस को यान चाहिए थी और इसी वजह से सेक्ट हेड जिंग शियान ने ना चाहते हुए भी यान को 6 डायरेक्शन स्टार एरी में कैद कर दिया ताकि डीमंस उस तक ना पहुंच पाए। लियो जिंग ये सब सुनकर बहुत हैरान था। उसे उसकी गलती समझ आ गई थी। वो कहता है मेरी जिद की वजह से यान की लोकेशन लीक हो गई और अब डीमंस जानते हैं कि यान पर्गेटरी माउंटेन पर है। लिंगियन कहती है कि तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी दुश्मन तुमसे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। अगर तुम वाकई अपनी बहन को बचाना चाहते हो तो जल्दी से स्ट्रॉन्ग बनो। अब लियो जिंग सोचता है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ था। मुझे लगा कि यान पर जुल्म हो रहे हैं मगर सेक्ट तो उसे महफूज रखना चाहता है। फिलहाल मैं बहुत कमजोर हूँ तो मैंने जल्दी से स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। जिसके बाद वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। उसने लगातार प्रैक्टिस करके डिवाइन डीमन के पहले मूव को बहुत पावरफुल बना दिया था। साथ ही उसकी रेड सैंडलवुड टेक्निक भी अब परफेक्ट हो चुकी थी। इसलिए लियो जिंग सोचता है कि अब मैंने डिवाइन डीमन टेक्निक की सेकंड मूव यानी 1000 ऑफ डीमन सर्जिंग को प्रैक्टिस करना चाहिए। उसके दोस्त लियो जिंग को प्रैक्टिस करते हुए देख रहे थे। मुचिन कहता है कि जब से पर्गेटरी माउंटेन से वापस लौटा है तब से बस प्रैक्टिस करता रहता है। जिस पर जैंग कहता है कि अगर कल्टीवेशन के बारे में बताया जाए तो मैंने इतने सालों में बस एक ही चीज सीखी है, जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही हमारी स्पीड कम होगी। मुझे डर है कि कहीं लियो जिंग के साथ ऐसा ना हो। तो मुचिन कहता है कि मैंने 1000 बार उसे समझा लिया मगर वो सुने तब ना। तो जैंग कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, हम उसके एटलीस्ट एक दिन की प्रैक्टिस तो कम कर ही सकते हैं, लेकिन बस हमें उसके लिए उसे थोड़ा मनाना होगा। अगले दिन मुचिन लियो जिंग को जबरदस्ती घर लेकर आता है और कहता है कि टियानलो ऑक्शन हाउस में आज एक ऑक्शन है तो तुमने भी मेरे साथ चलना है। मगर लियो जिंग कहते हैं भाई आज तो मैं फ्री नहीं हूँ। वो लियो जिंग को बताता है कि ऑक्शन में रेयर हर्ब्स और स्पिरिचुअल वेपन्स की बोली लगने वाली है तो तुम उसमें से कुछ भी खरीद सकते हो जो तुम्हारे बजट में है और वो तुम्हारे कल्टीवेशन में भी काम आएगी। तो लियो जिंग को भी आइडिया काफी पसंद आती है। जिसके बाद वो तीनों भी टियानलो ऑक्शन हाउस में पहुँच जाते हैं। मुचिन उस सिटी की चकाचौंध देखकर हैरान था। वो कहते हैं सीनियर जैंग आपकी फैमिली तो बहुत रईस मालूम होती है। इनफैक्ट आपके ऑक्शन हॉल का गेट भी बहुत इम्प्रेसिव है। दरअसल टियानलो ऑक्शन हॉल जैंग के बड़े भाई का था। तो जैंग मुचिन को बताता है कि जब हम बिजनेस करते हैं तो उसे अच्छा दिखाना लाजमी होता है। अब तुम लोग मेरे साथ चलो। जिसके बाद ये लोग ऑक्शन हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर बहुत भीड़ थी और कई सारी खूबसूरत लड़कियां लोगों के लिए शराब सर्व कर रही थी और तभी मुचिन की नजर एक लड़की पर पड़ती है। वो कहता है ओहो ये कितनी खूबसूरत है। तो जैंग उसके सिर पे मार के कहता है कि इससे तुम थोड़ा दूर ही रहो नहीं तो ये तुम्हारा सारा पैसा लूट लेगी। तुमने उसकी खूबसूरती से थोड़ा बच के रहना चाहिए। जिस पर मुचिन कहता हाँ भाई मैंने कहावत सुनी है कि जितनी खूबसूरत लड़की होती है उतनी ही खूबसूरती से झूठ भी बोलती है। मगर अपना लियो जिंग तो उसी की तरफ देख रहा था। तभी वो लड़की उसे आंख मारती है जिसे देखकर लियो जिंग के मुंह में तो पानी आ रहा था। मगर मुचिन कहता है मेरे भाई जरा संभाल कर, वो लड़की बहुत शातिर है। तो लियो जिंग थोड़ा शर्माने लगता है। अब वो लड़की खुद ही इन लोगों के पास आ जाती है। वो जैंग से पूछती है कि यहाँ कैसे आना हुआ। तो जैंग कहता है कि मिस लू मैं तो बस अपने दोस्तों को यहाँ पर घुमाने लाया था, वैसे मेरा भाई कहाँ पर है। तो मिस लू बताती है कि वो तो अभी आराम कर रहा है। वो क्या है ना उसने इस सी से कुछ बहुत जरूरी सामान लाया है तो वो बेचारा काफी थक गया। अब मुचिन भी उससे बात करने की कोशिश कर रहा था तो जैंग उसे जबरदस्ती मिस लू से दूर ले जाने लगता है। अब लू जिंग उसके साथ अकेला ही था। वो मिस लू से पूछता है कि मेरे पास एक खास चीज है, क्या उसे मैं यहाँ पर बेच सकता हूँ। तो कहती है कि पहले तो मुझे उस चीज के बारे में बताओ। इसलिए लियो जिंग तुरंत ही आदमखोर शेर की क्रिस्टल उसे दिखा देता है जिसे कुछ दिनों पहले ही लियो जिंग ने मारा था। उस क्रिस्टल को देखकर मिस लू बहुत शॉक हो जाती है। लियो जिंग कहता है कि मैं इसे ऑक्शन में बेचना चाहता हूँ। जिस पर मिस लू बताती है कि ये बहुत प्रीशियस रिफाइनमेंट वाली चीज है। 3 साल पहले ऐसे ही क्रिस्टल के लिए एक बंदे ने 20,000 क्रिस्टल पे किए थे लेकिन वो क्रिस्टल शेर के छोटे बच्चे का था। ये सुनकर लियो जिंग तो हैरान हो जाता है क्योंकि ये कीमत बहुत ज्यादा थी। और मिस लू कहती है कि तुम्हारे पास तो एक अडल्ट शेर का क्रिस्टल है, इसके तो तुम्हें दबा के पैसे मिलेंगे। हम इसे आज ऑक्शन का खास आइटम भी बना सकते हैं और मैं इसकी शुरुआती बोली 30,000 क्रिस्टल रखूंगी। जिस पर लियो जिंग शॉक होकर कहता है क्या 30,000। तो वो कहती क्या हुआ मिस्टर, शायद 30,000 कम है तुम्हारे लिए। अब वो लियो जिंग के साथ फ्लर्ट करते हुए कहती है कि जब ऑक्शन में मैं होती हूँ ना तब ऑटोमेटिक बोली बढ़ जाती है। जिसके बाद वो उसके एकदम पास आ जाती है। तो लियो जिंग डर के मारे दूर भागता है और कहता है कि मिस मैं तो 30,000 में भी बहुत खुश हूँ। उसकी हरकतें देखकर मिस लू को हंसी आ रही थी। वो कहती तुम तो बहुत क्यूट हो, चलो फिर अपना सौदा फिक्स है। जिसके बाद वो हॉल में जाकर डांस की मुद्रा में आ जाती है। लोग उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो रहे थे। लियो जिंग भी उसका डांस देखकर हैरान था। तभी जैंग उसे चिढ़ाने लगता है कि शायद मिस लू ने लियो जिंग का दिल चुरा लिया है। अब डांस खत्म होने के बाद मिस लू सबका स्वागत करते हुए ऑक्शन को शुरू कर देती है। वो कहती कि आज हमारे यहाँ पर बहुत रेयर ट्रेजर की बोली लगेंगी, साथ ही एक मिस्टीरियस आइटम भी है जो बहुत मुश्किल से मिलता है और वो हमारी दुनिया में मिलना ना के बराबर है। अब वहाँ मौजूद लोग सोचने लगते हैं कि आखिर वो चीज क्या होगी जो इतनी खास है। मिस लू बताती है कि उस रेयर आइटम की बोली सबसे लास्ट में लगेगी। फिलहाल तो इस आइटम के बारे में जान लीजिए। वो कहती है कि लगभग 2 साल पहले शेर डाओजी जो कि हमारे रिफाइनरी
रिफाइनिंग मास्टर थे उनकी मौत हो गई और उसके बाद उनकी रिफाइनिंग मैनुअल भी चोरी हो गई। लेकिन टियानलो ऑक्शन हाउस ने 2 सालों तक उसकी खोज की और फाइनली हमें वेपन रिफाइनिंग ट्रेजर मिल ही गया। इसे ग्रेट वेपन रिफाइनर भी कहा जाता है। वहाँ मौजूद लोग आपस में ही बात कर रहे थे कि अगर हमने ये बुक खरीद लिया तो हम रिफाइनिंग मास्टर बन सकते हैं। लेकिन तभी एक बंदा कहता है कि बिना माइंस के ये बुक किसी काम का नहीं है। अब मिस लू उस बुक की बोली 5000 क्रिस्टल से स्टार्ट कर देती है, मगर कोई भी इसे खरीदने के लिए रेडी ही नहीं था। तभी लिu जिंग सोचता है कि रिफाइनिंग मैनुअल मेरी सुप्रीम गॉड रिफाइनमेंट टेक्निक के काम आएगा। और अब वहाँ पर हम फेंग नाम के बंदे को देखते हैं जो जिंग फैमिली का 3rd यंग मास्टर था। उस मैनुअल की बोली 6000 लगा देता है। तभी उसका भाई जिंगी ने ऐतराज जताते हुए कहता है कि तुमने इस बुक में ऐसा क्या देख लिया जो 6000 की बोली लगा दी। तो कहता है मेरे भाई तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं, ये किताब शी टाउजी ने लिखी है और वो रिफाइनमेंट मास्टर थे। इस किताब में कुछ न कुछ तो जरूर है, इसी वजह से ये चोरी हो गई थी। और वैसे भी हमारे क्लैन ने बोला है कि इसे कुछ भी करके खरीदना है, कीमत चाहे कुछ भी हो। अब वहाँ मौजूद लोग फेंग को देखकर बहुत गुस्सा हो रहे थे। वो कहते ये पागल ऑक्शन में क्यों आया है, आज तो यहाँ पर जरूर कोई न कोई हंगामा होगा। तभी एक दूसरा नया बंदा पूछता है कि भाई क्या हुआ और ये फेंग कौन है। तभी वो दूसरा बंदा बताता है कि फेंग हमेशा गुस्से में रहता है और लोगों से जानबूझकर झगड़े करता है। वो तो बस लोगों को मारना ही प्रेफर करता है और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो वो उन्हें हमेशा के लिए अपाहिज बना देता है। ये जिंग फैमिली का 3rd मेंबर है, लेकिन लोग इसे क्रेजी 3rd के नाम से ही जानते हैं। अब मिस लू लोगों से और बोली बढ़ाने के लिए बोल रही थी, मगर फेंग के रास्ते में कोई आना नहीं चाहता था और ये बात मिस लू भी अच्छे से जानती थी। वो सोचती कि इस कमीने की वजह से आज मेरा नुकसान होगा। अब उस रिफाइनिंग मैनुअल को फेंग को सेल करने ही वाली थी, मगर तभी लिu जिंग 7000 की बोली लगाता है। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान थे। वो कहते कि फेंग के रास्ते में आज तक कोई नहीं आया, शायद ये लड़का ऑक्शन हाउस में पहली बार आया है, इसलिए इसने क्रेजी 3rd से पंगा लिया। इधर मूचिन लिu जिंग से कहता है कि मेरे भाई एक मैनुअल के लिए तुम इतनी बड़ी कीमत क्यों दे रहे हो, जिस पर लिu जिंग कहता है कि मूचिन मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। दरअसल मूचिन उसे क्रेजी 3rd की कहर से बचाना चाहता था। तभी जैंग कहता है मूचिन तुम फिक्र मत करो, लिu जिंग सब कुछ संभाल लेगा। मगर मूचिन कहता है कि सीनियर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, अगर हमें कुछ हो गया तो वादा करो कि आप हमारी मदद करोगे। जिस पर जैंग कहता है कि तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा और तुम चाहो जितनी बोली लगा सकते हो, अगर पैसे कम पड़ गए तो मैं दूंगा। अब क्रेजी 3rd अपनी बोली बढ़ाकर 8000 कर देता है। ये सुनकर लिu जिंग को हंसी आ रही थी। वो कहता है कि ये जिंग फैमिली है, जिंग ने ड्रैगन कासल में मुझे और मेरे दोस्तों को मारने की कोशिश की थी और मैंने अभी तक जिंग के साथ उस बारे में डिस्कस नहीं किया। मुझे लगता है कि आज पुराना हिसाब चुकाने का अच्छा मौका है, इसलिए लिu जिंग 9000 की बोली लगाता है। ये सुनकर क्रेजी 3rd तो चाय के कप के टुकड़े टुकड़े कर देता है। तभी जिंगियन पूछता है कि बताओ तुम कौन हो, किसमें इतनी हिम्मत है जो हमारे साथ पंगे ले रहा है। अब क्रेजी 3rd उस टूटे हुए कप के शार्प पीस से लिu जिंग पर हमला करता है, मगर लिu जिंग तुरंत ही साइड में हट जाता है। जिसके बाद लिu जिंग भी चाय से भरा हुआ कप क्रेजी 3rd पर फेंक के मारता है और क्रेजी 3rd उसे अपनी पावर से रोक लेता है। लेकिन लिu जिंग भी कुछ कम नहीं था, वो उस कप को वहीं पर तोड़ के उसके मुंह पर गर्मा गर्म चाय गिरा देता है, जिस वजह से क्रेजी 3rd गुस्से में लाल हो गया था। वो अपने आदमी से कहता है कि जाकर पता करो कि इतनी हिम्मत किसमें है, ये बंदा कौन है, मुझे इसकी हर एक जानकारी चाहिए। अब वहाँ मौजूद लोग कह रहे थे कि आज तो यहाँ पर बहुत खून खराबा होगा, जिस पर एक बंदा कहता है कि इससे हमें क्या, हमारा तो अच्छा खासा टाइम पास होगा। अब फेंग सीधे 10,000 की बोली लगाता है और मिस लू भी इस अमाउंट से काफी खुश हो जाती है। वो अब लिu जिंग को बोली लगाने से रोकना चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लिu जिंग किसी मुसीबत में फंसे, इसलिए तुरंत ही उस मैनुअल को फेंग को बेचने की कोशिश करती है। लेकिन लिu जिंग दोबारा से बोली लगाता है और इस बार वो सीधे 20,000 की बोली लगाता है, जो इस बुक के हिसाब से बहुत ज्यादा कीमत थी। ऐसा करके वो अब सबकी नजरों में आ चुका था। अब लोग कह रहे थे कि शायद ये लड़का बहुत ही पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है और यहाँ पर भेस बदल कर आया होगा। इधर जैंग को भी यकीन नहीं हो रहा था कि लिu जिंग ने 20,000 की बोली लगाई है। वो कहता यार लिu जिंग इतनी बड़ी बोली तो कोई जमींदार भी नहीं लगाता। जिस पर लिu जिंग कहता है सीनियर जैंग आप फिक्र मत करो, मैं इसे पे कर सकता हूँ। अब तो मूचिन और ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। वो कहता है भाई तुम इसे पे कैसे करोगे, 20,000 क्रिस्टल कोई बच्चों का खेल नहीं। इधर सीनियर जैंग ने तो चेयर ही पकड़ ली थी। वो कहता है कि तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, मैं हूँ ना। मगर यहाँ तो उसकी ही फटी पड़ी थी। वो सोच रहा था कि मेरे पास तो 10,000 ही क्रिस्टल है, अब मैं क्या करूँ। इधर फेंग को पता चल गया था कि उससे पंगा लेने वाला बंदा लिu जिंग है। लिu जिंग का नाम सुनते ही जिंगियन के तो जैसे खून में ही आग लग जाती है। वो अपने भाई से कहता है कि ये मेरा दुश्मन है, इसे तो बिल्कुल मत छोड़ना। मगर फेंग कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, हम अब इससे ज्यादा बोली नहीं लगा पाएंगे। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है और मिस लू फाइनली उस वेपन रिफाइनिंग मैनुअल को लिu जिंग को बेच देती
देती है। इधर फेंग अपने भाई से कहता है कि भले ही हम बोली हार गए मगर हमारे पास एक ऑप्शन है, लाइक हम लियो जिंग को लूट कर उसे खत्म कर सकते हैं। ये सुनकर जिंगन समझ जाता है कि लियो जिंग का काम अब तमाम होगा। इधर अगली बोली डिवाइन एसेंस की लगती है जो कि बहुत महंगा एसेंस था। तभी लियो जिंग सोचता है कि जब मैं आर्कन वेपन्स को रिफाइन करता हूँ तब ऐसा ही डिवाइन एसेंस क्रिएट होता है, तो मैं रिफाइनमेंट कर डिवाइन एसेंस बना के उसे यहाँ पर सेल कर सकता हूँ। बस उसके लिए मुझे आर्कन वेपन्स की जरूरत होगी। अब डिवाइन एसेंस के बाद मिस लू आदमखोर शेर के क्रिस्टल की बोली लगाती है। वो कहती है कि इसे वेपन रिफाइनिंग में ट्रेजर भी माना जाता है। उस क्रिस्टल को देखकर सभी लोग हैरान थे। इधर मिस लू उस क्रिस्टल की बोली 30,000 से स्टार्ट कर देती है तो वहाँ मौजूद लोग बोली लगाना शुरू कर देते हैं। उन्होंने 50 तक की बोली लगा दी थी मगर तभी वहाँ पर एल्डर यू क्यू आ जाते हैं। वो 80,000 की बोली लगाकर सबको हैरान कर देते हैं और कहते हैं कि इसे तो मैं ही खरीदूंगा और जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे मेरे साथ फाइट करनी होगी। जिस पर एल्डर हुआंग हंसने लगते हैं। वो कहते ठीक है, अगर तुम इसे ही खरीदना चाहते हो तो कोई बात नहीं, हम बोली नहीं लगाएंगे। और इस तरह से एल्डर यू ने उस क्रिस्टल को खरीद लिया था। अब ऑक्शन खत्म होने के बाद जैंग कहता है कि अगर यू फैमिली का एल्डर बोली नहीं लगाता तो शायद इस क्रिस्टल की कीमत 80,000 से भी ज्यादा मिलती। तभी मूचिन लियो जिंग को ताना मारते हुए कहता है कि तुमने जो रिफाइनमेंट मैनुअल खरीदा है ना वो भी बहुत महंगा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम 20,000 क्रिस्टल कहाँ से लाओगे। अब लियो जिंग उसे कुछ बताने ही वाला था कि तभी जैंग बीच में बोलता है। वो कह रहा था कि 20,000 क्रिस्टल की फिक्र नहीं करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगा। लेकिन लियो जिंग बाद में ना तुम मुझे मेरे पैसे वापस दे देना। उसकी रोंदू सी शक्ल देख कर लियो जिंग की हंसी छूट जाती है। अभी लोग मिस लू से मिलने जाते हैं। जैंग उससे बड़े प्यार से पूछ रहा था कि मिस लू क्या हम वो मैनुअल क्रेडिट पर खरीद सकते हैं? अभी कुछ पैसे मैं पे करता हूँ और बाकी की बाद में दे दूंगा। आप ऐसा समझ लो कि मैंने घर से ही उधार लिए हैं। मगर मिस लू हंसते हुए कहती है कि मास्टर जैंग ऐसा नहीं होगा, आपको तो पता है ना हम ऑक्शन के रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते। जिसके बाद मिस लू जिंग को बताती है कि तुम्हारा क्रिस्टल 80,000 में सोल्ड हुआ। मैंने हमारा कट और मैनुअल के पैसे काट के बाकी के बचे 50,000 टियानलू बैंक अकाउंट में जमा किए हैं, आप वो कभी भी निकाल सकते हो। लेकिन लियो जिंग कहता है कि मुझे वो 50,000 नहीं चाहिए, एक काम कीजिए 50,000 के आर्कन क्रिस्टल मुझे दे दीजिए। तो मिस लू कहती ठीक है, मैं अभी आती हूँ। अब लियो जिंग की दोस्त ये सुनकर बहुत हैरान थे। वो कहती कि लियो जिंग क्या वाकई वो क्रिस्टल तुम्हारी थी? जिस पर लियो जिंग कहता है कि मैं कब से तुम लोगों को वही बताने की कोशिश कर रहा था मगर तुम लोग हो कि सुनने का नाम ही नहीं ले रहे। जिस पर जैंग कहते अच्छा अब मैं समझा, इसलिए तुम इतनी ज्यादा रिलैक्स थे और इधर हम दोनों के पसीने छूट रहे थे। अब मूचिन कहते लियो जिंग मुझे तो डर लग रहा था कि शायद ये लोग हमें बर्तन मांजने के लिए यहीं पर रोक लेंगे और मैं मेंटली उसके लिए प्रिपेयर भी हो गया था। उसकी बातें सुनकर जैंग की तो हंसी छूट जाती है। अभी लोग वापस सेक्ट में लौट रहे थे और लियो जिंग के हाथ में आर्कन वेपन की रिंग भी थी जो उसे 50,000 में मिस लो ने दी थी। तभी जैंग लियो जिंग से कहता है कि फेंग एक नंबर का घमंडी और पागल आदमी है। आज ऑक्शन में जो कुछ भी हुआ वो उसका बदला लेने की जरूर कोशिश करेगा, तो हमने क्लैन में वापस जाते वक्त संभाल के रहना चाहिए। मगर उनकी बातें पागल फेंग ने सुन ली थी। वो कहता है तुम कितने भी संभाल कर रहो, तुम्हें मेरे से कोई नहीं बचा सकता। और तभी वो अपने ढेर सारे असासिन्स को बुला लेता है। वो लोग चारों तरफ से इन्हें घेर लेते हैं। वो कहते कि लियो जिंग अभी के अभी रिफाइनिंग वेपन वापस लौटा दो। जिस पर लियो जिंग कहता है हो तो तुम जिंग फैमिली से, मगर हरकतें तुम्हारी गुंडो मवालियों जैसी है। अब उसकी बातें सुनकर उस पर हमला करने आगे बढ़ते हैं मगर लियो जिंग अपनी तलवारबाजी के दम पर उन्हें ढेर करना शुरू कर देता है। वो उनसे पूछता है कि फेंग कहाँ पर है, क्या वो सिर्फ छुपके से तमाशा देखने वाला है? तब तक मूचिन पर अटैक हो जाता है, इसलिए अब ये तीनों भी वहाँ से भागने लगते हैं मगर फेंग के लोग उन्हें दोबारा से घेर लेते हैं। तो लियो जिंग अपनी सुप्रीम रिफाइनमेंट टेक्निक का यूज करके उन सभी को एक ही अटैक में घायल कर देता है। जिसके बाद ये लोग सेक की तरफ भाग रहे थे तभी फेंग वहाँ पर आ जाता है। वो कहता है कि मेरे होते हुए तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। जिसके बाद वो नीचे जंप लगाता है तो लियो जिंग वहाँ के पत्थरों को उखाड़ कर फेंग पर हमला कर देता है जिससे और ज्यादा भड़क गया था। अब वो अपनी ढेर सारी एनर्जी को रिलीज करने लगता है। इधर लियो जिंग के दोस्तों को एक बोट मिल जाती है मगर लियो जिंग तो अभी भी पीछे ही था। मूचिन उसे जल्दी से बोट में बुला रहा था तो लियो जिंग तुरंत ही बोट की रस्सी काटती हुई सीधा उस पर जंप लगाता है। इस तरह से वो तीनों भी वहाँ से भाग निकलते हैं। फेंग ये देखकर बहुत भड़क गया था। वो अपने असासिन से कहता है कि तुम लोग इतने सारे थे लेकिन फिर भी वो तीनों बचकर यहाँ से भाग गए, इसलिए उन सभी को एक ही झटके में खत्म कर देता है। इधर ये तीनों बोट में थे। जैंग कहता है कि जैसे हम रिवर को क्रॉस करेंगे हम लोग सीधे क्लियर स्काई के एरिया में पहुँच जाएंगे। लेकिन दोबारा से फेंग वहाँ पर आ जाता है। वो कहता है मेरे दोस्तों इतनी भी क्या जल्दी वापस जाने की, थोड़ा सा रुक जाओ। उसे वहाँ देख कर मूचिन तो डर के मारे पानी में ही गिर जाता है। वो कहता है
है कि लिu जिंग ये कमीना तो अभी भी हमारे पीछे ही है। यार पता नहीं हम लोग इसे इतने पसंद कैसे आ गए। अब फिंग पानी की बहुत बड़ी लहर क्रिएट करता है तो लिu जिंग भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके एक फायरबॉल बनाकर उस लहर को डिस्ट्रॉय कर देता है, मगर फिंग उस पर हमला करके उसे पानी में गिरा देता है। उस रिवर में कई सारे ऑक्टोपस और जेली फिशेस थी। एक ऑक्टोपस लिu जिंग को पकड़ लेता है, मगर लिu जिंग उसे तुरंत ही खत्म कर देता है। अब वो सतह पर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी एक बहुत बड़ी जेली फिश उस पर हमला कर देती है। लिu जिंग उसके सामने कुछ भी नहीं था। अब वो लिu जिंग का काम तमाम करने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर एक वॉरियर आ जाता है और वो अपनी पावर से उस जेली फिश को खत्म कर लिu जिंग की जान बचा लेता है। उस वॉरियर ने मास्क पहना हुआ था, इसलिए फिंग उससे पूछता है कि तुम कौन हो और इन लोगों को क्यों बचा रहे हो, ये मेरा शिकार है। मगर वो वॉरियर वहाँ पर एक बहुत बड़ी पानी की लहर क्रिएट कर देता है, जिसके आगे फिंग भी फीका पड़ जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि तीनों भी क्लियर स्काई में पहुंच चुके हैं। उस वॉरियर को थैंक यू बोल रहे थे, तभी वो अपना मास्क हटा देता है और ये और कोई नहीं बल्कि क्लियर स्काई के लीडर शेनफेंग थे। वो कहते लिu जिंग तुमसे मिलकर एक अरसा हो गया था। अभी सभी लोग शेनफेंग को ग्रीट करके थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि अगर शेनफेंग टाइम पर नहीं आते तो फेंग इनका गेम ओवर कर देता। शेनफेंग कहते हैं कि मुझे ऑक्शन हाउस से खबर मिली थी कि तुम लोग खतरे में हो, इसलिए मैं तुम्हें बचाने आ गया। अब तुम लोग डीमन सिलेक्शन के लिए जा सकते हो। तो मूचिन पूछता है कि ये डीमन सिलेक्शन क्या है, जिस पर शेनफेंग बताते हैं कि जल्दी एक जंग होने वाली है तो हमें तैयार रहना होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।